ओके, सो आज हम लोग को देखना था बेसिकली रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए, मतलब कि सैलरी में जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स आता है। अब अगर हम सैलरी में रिटायरमेंट बेनिफिट की बात करें तो बहुत सारे बेनिफिट्स आते हैं, जैसे लाइक रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन आता है, लीव सैलरी आता है, ग्रेजुटी आता है, पीएफ ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। कंपनसेशंस और भी तो कुछ तरह के हो सकते हैं, तो वो सब हम लोग बेसिकली कवर करने वाले हैं किसमें, रिटायरमेंट में। तो एम्प्लॉय रिटायरमेंट बेनिफिट्स में सबसे पहला जो हम लोग स्टडी करने वाला पहला टॉपिक वो है हम लोग का रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन, जो कि सेक्शन 10 की सबसेक्शन 10B में डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो इसको जरिए देखते हैं हम लोग। इट इज द कंपनसेशन रिसीव बाय द एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ लीव सर्विस। जब तुम सर्विस छोड़ते हो, यानी सर्विस से रिटायर हो रहे हो या फिर कह लो रिजाइन कर रहे हो, समय से पहले तुम वीआरएस ले रहे हो या जो भी है, एक तरीके से तुमको सर्विस से क्या किया जा रहा है, लीव किया जा रहा है, तब रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन दिया जाता है। अब दिस कंपनसेशन में बी रिसीव्ड एज पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। कोई इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट हो गया है या फिर कोई इंडस्ट्री रिट्रेंचमेंट का मतलब सीधा सीधा जब कंपनी तुम्हें समय से पहले क्या करे, कंपनी से बाहर दे करती है, तो ऐसे केस में तुम्हें कुछ पेमेंट देगी, जिसको हम लोग कंपनसेशन को रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन कहते हैं। समझ में आगे सब लोग को? अब ये कंपनसेशन में भी रिसीव एज पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में बना हुआ है तरीका कि पेमेंट आपको करना पड़ेगा एज पर एनी अदर एक्ट या एज पर कोर्ट ऑर्डर। कोर्ट ऑर्डर करती है कि आपको इतना पेमेंट करना होगा इन एम्प्लॉयज को, एज पर हिज एम्प्लॉयमेंट टर्म्स हो, या फिर पहले से तुम्हारे साथ ये चीज तय की गई है कि कंपनी अगर आपको समय से पहले निकालती है तो आपको इतना कंपनसेशन देगी। ठीक है, तो ये तो रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन किस तरीके से हो रहा है। नाउ लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग देयर इज एग्जाम। सवाल उठता है सर रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन में जो अमाउंट हमें मिलेगा तो क्या वो सैलरी हेड में आता है? बिल्कुल सैलरी हेड में। रिटायरमेंट पे घूम फिर के तुमको तो एम्प्लॉयर से ही मिल रहा है ना, एम्प्लॉयर से अगर एम्प्लॉय को कुछ भी मिलता है वो सैलरी माना जाता है। लेकिन सवाल उठता है कि जब रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन, तो मेरी नौकरी जा रही है, अब उस टाइम पे जो पैसा मिल रहा है उससे मैं तो आगे की लाइफ थोड़ा देखूंगा। अगर आगे जॉब मिलेगी तो अच्छी बात है, नहीं मिलती है तो फिर दिक्कत है ना मेरे साथ। तो आप इस कंपनसेशन के ऊपर टैक्स ले लोगे तो दिक्कत है। तो गवर्नमेंट ने कहा कोई टेंशन नहीं, हम इसमें आपको एग्जेम्पशन देंगे। तो देखो गवर्नमेंट कैसे एग्जेम्पशन देता है। लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग देयर इज, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 3 इज एग्जेम्प्ट। इन तीनों में से जो कम होगा वो एग्जेम्प्ट होगा। सबसे पहले तो एक्चुअल अमाउंट रिसीव। एक्चुअल अमाउंट तुमको कितना रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन मिल रहा है। फिर तुम देखो 15/26। सर 15 यानी आधा महीना। 26 सबको पता है कि वर्किंग डेज 30 दिन नॉर्मली होते हैं, उसमें से 4 संडे हटा दो 26 दिन। तो 15/26 करिए, मल्टीप्लाई बाई एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 3 मंथ्स। यानी कि जब तुमको रिट्रेंच किया जा रहा है, जब तुमको कंपनी से निकाला जा रहा है, तो निकालने से पहले के 3 महीने की जो एवरेज सैलरी हो, यानी तीनों महीने की सैलरी जोड़ के डिवाइड बाई 3 कर देना, मल्टीप्लाई बाई कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। कितने साल तुमने सर्विस की है कंपनी में। इवन ईयर ग्रेटर देन 6 मंथ इज ट्रीटेड एज फुल ईयर। अगर सपोज करो 6 महीने से अधिक भी काम किया, मान लो तुम्हारा करीबन हो रहा है 12 साल 6 महीना है, 12 साल 8 महीना, 12 साल 9 महीना, तो उसको तुम 13 साल मान लेना। अगर 6 से कम है तो हटा देना। अगर 12 साल 5 महीना है तो 12 ही साल हो। अमाउंट स्पेसिफाइड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने हालांकि मैक्सिमम रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन का एक अमाउंट सेट कर दिया 5 लाख। किसी भी तरीके से 5 लाख से ज्यादा का एग्जेम्पशन तुम क्लेम नहीं कर सकते। तो ये फॉर्मूला सबको समझ में आया। देखो जितने भी हम लोग रिटायरमेंट बेनिफिट्स पढ़ने वाले हैं उसमें गवर्नमेंट ने फॉर्मूला डिफाइन कर रखा है, उसी फॉर्मूले पे हमें चलना पड़ेगा। तो एक्चुअल अमाउंट कितना मिला है, 15/26 मल्टीप्लाई बाई एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 3 मंथ्स मल्टीप्लाई बाई कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। और थर्ड नंबर है अमाउंट स्पेसिफाइड जो किया हुआ है गवर्नमेंट ने, यानी नोटिफाइड अमाउंट कितना है, 5 लाख। अब इस पे हम लोग एक एग्जांपल समझते हैं, इसको थोड़ा और बड़ा कर दें। अब इस पे जरा एक एग्जांपल जरा समझते हैं हम लोग। मिस्टर गर्ग रिसीव रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन 10 लाख रुपीज आफ्टर 30 ईयर 4 मंथ सर्विस। तो 30 साल 4 महीने की सर्विस किया। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ही वाज ड्रॉइंग बेसिक सैलरी 20,000। जब वो रिटायर हुए तो उस समय उनकी सैलरी 20,000 रुपए करीबन थी। डियरनेस अलाउंस 5,000 पर मंथ था। कंप्यूट हिज टैक्सेबल रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन। अब इस केस में हमें रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन निकालना है। क्वेश्चन सबको समझ में आ गया है? गोरख समझ में आ गया क्वेश्चन? यस सर। ठीक है, तो सबसे पहले चीज इनको कितना रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन मिल रहा है, 10 लाख।
कितने साल काम किया? 30 साल 4 महीना, तो यानी कि कितना कंप्लीटेड ईयर है? 30 साल 30 ही साल माना जाए। हाँ बिल्कुल सही। 30 साल और माना जाएगा लास्ट, सर। हाँ लास्ट ड्रॉल सैलरी कितनी है? बेसिक सैलरी 20,000 रुपये है, डीएनएस अलाउंस 5,000 है। ठीक है। अब सवाल उठता है कि सर यहाँ पे बताइए, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो सैलरी का मतलब क्या है? क्योंकि एचआरए में हमने सैलरी का मतलब पढ़ा था, सैलरी मतलब बेसिक सैलरी प्लस डी अगर रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है, प्लस फिक्स रेट कमीशन ऑन सेल्स। फिर रेंट फ्री एकोमोडेशन में मैंने बताया था सैलरी का मतलब क्या होता है, फर्स्ट 2 पॉइंट यानी बेसिक सैलरी प्लस जो भी पैसा मिल रहा है प्लस जितने भी टैक्सेबल अलाउंसेस होते हैं सब जोड़ लो। ठीक है। सवाल उठता है सर यहाँ पर रिटायरमेंट बेनिफिट जितने भी तुम कैलकुलेट करोगे सबके लिए सैलरी का मतलब वही है जो एचआरए में तुमने पढ़ा था। तो एचआरए में क्या पढ़ा था? बेसिक सैलरी प्लस डीए, अगर रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है तो फिक्स रेट में कमीशन ऑन सेल। तो यहाँ पे कमीशन नहीं है, सिर्फ बेसिक प्लस डी है, तो बेसिक प्लस डी दोनों को शामिल करोगे यानी 25,000 रुपए एवरेज सैलरी। तो देखो किस तरह से फॉर्मूला लग रहा है। कंपनसेशन एक्चुअली रिसीव है 10 लाख रुपए तुम्हें, स्टैट्यूटरी लिमिट जो गवर्नमेंट ने तय किया है 5 लाख रुपए। अमाउंट कैलकुलेटेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 इज व्हाट? 15/26 मल्टीप्लाई बाई 25,000 मल्टीप्लाई बाई 3, सीधे ये 20,000 5,000 को अलग अलग किया, सीधे 25,000 गुणे 3 कर लो, तो यानी कि आ जाएगा तुम्हारा कितना? 75,000 डिवाइड बाई 3, मतलब घूम फिर के वही आएगा 25,000 रुपये, मल्टीप्लाई बाई 30 ईयर। इसको कैलकुलेट करने पे आ रहा है 4,32,692 रुपये। तो फाइनली टोटल अगर हम लोग देखें तो 4,32,692। अब तीनों में से कौन कम है? 4,32,692 सबसे कम है। फाइनली यही मिनिमम अमाउंट है, यही एग्जाम्पशन है, यानी उसे अगर 10 लाख रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन मिल रहा है तो उसे एग्जाम्पशन कितने का मिलेगा? 4,32,692 रुपए का, और टैक्सेबल अमाउंट हो गया 5,67,308 रुपए। हाँ कुछ पूछ रहे थे? सर कह रहे थे यहाँ पे जो 15/26 है ये किस इसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे? 15/26 ये तुम्हें सेट रखना है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं करना। 15 कैसे आया मैंने बताया, पूरे महीने का नहीं, आधे महीने का, आधे महीने को 15 कहते हैं। और बाई 26 क्यों करते हैं? क्योंकि 30 दिन का महीना होता है, लेकिन 4 दिन वो होता है ना, ऑफ डे होता है संडे, इसीलिए हटा दो, तो इसलिए वर्किंग डेज 26 ही माने जाते हैं। ठीक है, ओके सर। ओके। क्वेश्चन भी सब लोगों को समझ में आ गया कैसे रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन निकाला गया है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, तो ये जो तुम लोग पूछ रहे थे, ये जो फॉर्मूला ये इसी पे था जो नीचे, इसी फॉर्मूले को तुम लोग यूज करोगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, मिस्टर सागर रिटायर्ड 1 अक्टूबर 2015 रिसीविंग 5,000 पर मंथ एज पेंशन। ठीक है। ऑन 1 February 2016 he commuted 60% of his pension and received 3 lakh rupees। अच्छा ये तो कम्यूटेड पेंशन का एग्जांपल है, छोड़ो, कम्यूटेड पेंशन अभी नहीं देखना है, कम्यूटेड पेंशन अभी हम लोग आगे देखेंगे, ग्रेजुटी भी आगे देखेंगे, ये सब ग्रेजुटी का क्वेश्चन है। तो सब लोग को ये पहला पॉइंट था, सब लोग को रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे किसकी? लीव सैलरी की। सब लोग को लीव सैलरी के बारे में इंफॉर्मेशन है कि नहीं है? यस सर। लीव सैलरी सब लोग को पता है क्या होता है? लीव सैलरी को बताए? जब सर हमें छुट्टी दी जाती है पर हम कुछ उसमें छुट्टियों के लिए अगर हम काम करते हैं छुट्टी में भी तो उसके लिए हमें सर पैसे दिए जाते हैं, इसी के लिए जैसे सैलरी। कि बिल्कुल, जैसे कुछ छुट्टियां हमें गवर्नमेंट की तरफ से, सॉरी कंपनी की तरफ से हमें अलॉटेड होती है कि इतनी प्रिविलेज लीव आप ले सकते हो। बट अगर सपोज करो हम उन छुट्टियों को नहीं एंजॉय करते हैं या उसमें से कुछ एंजॉय करते कुछ रह जाती है, तो उसका पेमेंट कंपनी की तरफ से मिल जाता है, उसी को हम लोग लीव सैलरी कहते हैं। अब लीव सैलरी ध्यान रखिएगा, अगर कंपनी ऐसा भी करती है, कई कंपनियां कि साल के एंड में ही देख लेती हैं कि तुम्हें इस पूरे महीने में 15 छुट्टियां मिली, तुमने 5 ही छुट्टी एंजॉय की, 10 छुट्टियों का तुम्हें पेमेंट कर देती है। तो ऐसे में वो उसका क्या होता है ना, वो फुल्ली टैक्सेबल है, उसमें कोई एग्जेम्पशन नहीं है। लेकिन अगर ये सारी छुट्टियां तुम्हारी कैलकुलेट होती जाती हैं और ये कैलकुलेट होते 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 कब दिया जाता है,
एट द एंड ऑफ द, जब जॉब छोड़ के जा रहे हो या रिटायरमेंट हो रहा है उस टाइम पे सारी छुट्टियों को जोड़ के एक्यूमुलेट करके एक साथ दिया जा रहा है तुम्हें, तो फिर वहां पे एग्जेम्पशन बनता है। नाउ व्हाट इज लीव इनकैशमेंट, जरिए समझते हैं। नॉर्मली कंपनी प्रोवाइड्स अ फिक्स्ड नंबर ऑफ लीव्स टू एम्प्लॉय, सबको पता है कंपनी एक फिक्स नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को जो एक फिक्स नंबर ऑफ लीव्स देती है एम्प्लॉय को। इफ अ पेंशन पर्सन टेक्स लेस नंबर ऑफ लीव्स, अगर कम से कम लीव लेते हो, ही कैन क्लेम द सैलरी फॉर द कंपनी फॉर द लीव नॉट टेकन, तो जितनी छुट्टियां उसने नहीं ली उसका वो पैसा क्लेम करता है। दिस इज कॉल्ड लीव सैलरी और लीव इनकैशमेंट, इसी को लीव इनकैशमेंट कहते हैं। अब जो देखिए इसमें है क्या, इसमें आपको करना क्या है, पहले तो देखना है लीव अलाउड कितनी कंपनी ने लीव तुम्हें दे रखी है, फिर उसमें से लेस कर देना है लीव टेकन कितना तुमने लीव ले लिया है। कंपनी तुम्हें मान लो पूरे महीने में, पूरे साल भर में जितने, मान लो तुमने 10 साल काम किया, 10 साल में करीबन 300 छुट्टियां तुम्हें मिली, और 300 छुट्टियों में से करीबन 100 छुट्टियां तुमने ले रखी हैं, तो 200 छुट्टी बैलेंस बचा, तो 200 छुट्टियों को मल्टीप्लाई कर दो सैलरी पर डे के सैलरी के हिसाब से कैलकुलेट करो, लीव इनकैशमेंट आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है, कितनी छुट्टियां टोटल तुमको कंपनी से मिली, कितनी छुट्टियां तुमने ले ली, कितना बचा, जो बचे छुट्टी उसी को सैलरी पर डे से मल्टीप्लाई कर दो, आपको लीव इनकैशमेंट पता चल जाएगा। अब लीव इनकैशमेंट जो आपको मिलता है एज पर इनकम टैक्स, इफ दिस लीव सैलरी इज प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ सर्विस, अगर ये आपको ड्यूरिंग द सर्विस मिलता है देन इट इज फुल्ली टैक्सेबल, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, आपको साल के एंड में ही दे दिया जाता है, हर साल एंड में, यानी कि नौकरी के दौरान ही आपको दिया जा रहा है, तो फुल्ली टैक्सेबल, 1 रुपए की छूट नहीं मिलेगी। However, if it is provided after retirement, रिटायरमेंट में मिलता है, then it is fully exempt for government employees. Government employees के लिए fully exempt है। अगर at the time of retirement अगर आपको लीव सैलरी जोड़ जाड़ के सब दी जा रही है और आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो वो fully exempt है। However, और for non government employee, लेकिन अगर तुम non government employee हो और तुम्हें ये लीव सैलरी दी जा रही है at the time of retirement, the amount of exemption is lower of, तब फिर ये फॉर्मूला लगाना। अब ये फॉर्मूला देखो क्या लगाना है, एक्चुअल अमाउंट रिसीव, कितना तुमको कंपनी से मिल रहा है लीव सैलरी, 3 लाख रुपए, आप 3 लाख समझ गए होगे, ये मैक्सिमम अमाउंट है, गवर्नमेंट ने नोटिफाइड किया किसी भी तरीके से लीव सैलरी 3 लाख से ज्यादा का एग्जेम्पशन हम नहीं देंगे। और यहाँ पे 10 मंथ्स एवरेज सैलरी देख लेना, लास्ट 10 मंथ एवरेज सैलरी क्या है, कैश इक्विवेलेंट ऑफ 30 days लीव एंटाइटलमेंट फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस लेस लीव टेकन। अब देखो गवर्नमेंट इनकम टैक्स ने साफ साफ कहा, देखो तुम अब साल में 60 छुट्टियां दे रहे हो अपने एम्प्लॉय को, 40 छुट्टी दे रहे हो, 45 छुट्टी दे रहे हो, हम उससे कोई लेना देना नहीं है। गवर्नमेंट ने कहा हम तो ये मानेंगे कि साल में 30 दिन की एक में छुट्टी दे सकते हैं, यानी जो पेड लीव्स होंगे, यानी जो छुट्टियों का जो पेमेंट होगा वो 30 दिन से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। मान लो तुम्हारी कंपनी कहती है हम तुम्हें 45 दिन की छुट्टियां देते हैं और तुमने 45 दिन नहीं दिया, 45 दिन का पेमेंट तुमको कर दिया कंपनी ने, तो गवर्नमेंट तो सीधा सीधा बोलेगी ना हम तो 30 दिन से ज्यादा का एग्जेम्पशन देंगे नहीं, यानी 15 दिन का जो एक्स्ट्रा मिला वो तुम्हारा पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ने यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने साफ साफ बोला एक साल में 30 दिन की छुट्टी से ज्यादा छुट्टियां हो नहीं सकती हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई, हजम हुआ कि नहीं हजम हुआ अनूप? यह सब कुछ डाउट है सर। पूछो। सर जैसे तुम छुट्टी तो हम ले रहे हैं सर, मान लीजिए 45 दिन की अगर कंपनी से मिल रही है, हाँ, कंपनी की तरफ से तुमको हर साल 45 दिन की छुट्टी तुम्हें अलॉटेड होती है। ठीक है, यस सर। और अगर तो अगर हम तुमने कोई छुट्टी नहीं लिया तो तुमको पूरा 45 दिन का पेमेंट मिल रहा है। यस सर। लेकिन यहाँ पे हम कैलकुलेशन में कितना लेंगे, सिर्फ 30 दिन की छुट्टी। गवर्नमेंट कहता है सिर्फ 30 दिन ही की छुट्टी से ही मतलब रखेंगे, 30 दिन से ऊपर जो मिल रहा हो तो फुल्ली टैक्सेबल ही है। मतलब ये मंथली है पूरे ईयर का? पूरे साल में 30 दिन, साल में बस 30 दिन? हाँ। कौन सी कंपनी यार 30 दिन से ज्यादा, 15-20 दिन मैक्सिमम देती है छुट्टियां, कौन 30 दिन देती है? क्योंकि बाकी छुट्टियां तो आपको ऐसे ही मिल जाता है, संडे आप ऐसे ही जोड़ लो, फिर इसके बाद फेस्टिवल्स का अपना जोड़ लो, ये 30 दिन तो अलग से तुम्हारे लिए दिया जा रहा है कि तुमको जब मन करे तब जाए। समझ रहे हो? अब समझ में आया? CL PL ये सब मिला उला के लीव के नाम पे ले सकते हो, PL के नाम पे ले सकते हो, है ना? चलिए अब देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पे कह रहा है इन सभी में से जो कम हो, पहला एक्चुअल अमाउंट कितना मिल रहा, 3 लाख रुपए, लास्ट 10 मंथ एवरेज सैलरी,
है ना, 10 मंथ एवरेज सैलरी देख लो, और कैश इक्विवेलेंट ऑफ क्या है, कैश इक्विवेलेंट ऑफ 30 डेज ऑफ ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, उसमें से लेस कर देना क्या, लीव टेकन। नीचे नोट देखो, अभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन करोगे ना अपने आप समझ में आ जाएगा। एवरेज सैलरी क्या है, एवरेज सैलरी इज कैलकुलेटेड बाय टेकिंग एवरेज ऑफ लास्ट 10 मंथ। तो मैंने ऐसे ही बोल दिया लास्ट 10, यहाँ पे सीधे सीधे लिख देना चाहिए था इनको, लास्ट 10 मंथ एवरेज सैलरी। और यहाँ पे सैलरी का मतलब क्या है सर, वही जो एचआरए में हुआ करता है। मैंने साफ साफ मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया है, जितने भी रिटायरमेंट बेनिफिट्स पढ़ोगे सब में सैलरी का मतलब क्या है, वही है जो एचआरए में हुआ करता था। आगे बढ़ा जाए, कितनी बातें क्लियर हुई? यस सर। अब देखो यहाँ पे तरीका क्या है, लीव सैलरी, इसी चीज को देखो चार्ट में समझाया गया। लीव सैलरी इन कैश में अगर ड्यूरिंग द ईयर है तो फुल्ली टैक्सेबल, आफ्टर रिटायरमेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए फुल्ली टैक्सेबल, फॉर अदर एम्प्लॉयज के लिए जा देखो लोअर ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्टेड। एक्चुअल अमाउंट रिसीव 3 लाख रुपीज प्लस 10 मंथ एवरेज सैलरी, 30 डेज लीव फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर के हिसाब से देख लेना। ठीक है, मान लो तुमने 30 साल काम किया तो 30 दिन की 30 साल काम किया, 30 दिन के हिसाब से 900 दिन की छुट्टी बनती है। उसमें से कितना छुट्टी तुमने ले लिया है उसमें से लेस कर दो, तो 900 में से करीबन मान लो 300 छुट्टियां तुमने ले रखी है, तो 600 छुट्टी हुई। 600 छुट्टी मल्टीप्लाई बाई एवरेज, मतलब डेली का जो वेजेस है उस हिसाब से कैलकुलेट कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। कंपनी तुमको 45 दिन देती है, उसको भूल जाओ, तुम 30 ही दिन के हिसाब से कैलकुलेशन करोगे। नोट, नोट में देखो क्या दे रखा है, एवरेज सैलरी इज कैलकुलेटेड बाय टेकिंग और लास्ट 10 मंथ सैलरी। ठीक है सर, ये सब क्लियर है। अब बात करते हैं एक एग्जांपल की। मिस्टर गुप्ता, नॉट दीपक गुप्ता, मिस्टर गुप्ता रिटायर्ड ऑन 1 दिसंबर 2015 को आफ्टर 20 ईयर 10 months of service, receiving leave salary of rupees 5 lakh. लीव सैलरी इनको कितनी मिल रही है, 5 लाख मिल रही है। अदर डिटेल्स ऑफ हिज सैलरी इनकम आर बिलो। बेसिक सैलरी है 5000 पर मंथ, 1000 वाज इंक्रीज्ड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2015। तो देखो यहाँ पे दिसंबर में रिटायर हो रहा है और अप्रैल में इसकी सैलरी बढ़ी थी कितनी, 1000 रुपए। डियरनेस अलाउंस 3000 पर मंथ है, 60% विच इज फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट। इसमें से 60% ही रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है, यानी 1800 रुपए सिर्फ। कमीशन 500 रुपए मिल रहा है, बोनस 1000 रुपए मिल रहा है। लीव अवेल्ड ड्यूरिंग द सर्विस करीबन 480 दिन। जब इसको पूरी कैलकुलेशन किया गया है तो ड्यूरिंग द सर्विस कितना है, 480 दिन। तो 20 साल में 480 दिन इनको छुट्टियां दी गई हैं, 20 साल 10 महीने में। तो तुम ऐसे सीधे कैलकुलेट करो 30 डेज के हिसाब से, तो 3 दूनी 600 छुट्टियां हुई। कितनी छुट्टी हुई, 600 छुट्टियां। और कितनी छुट्टियां उसने ले ली हैं, 480 छुट्टी। कितनी बैलेंस बची है, इतनी लीव उसने ली है, 480 दिन उसने छुट्टियां ली हैं, ये ध्यान रहे। अच्छा 10 महीना भी तो है, तो यानी 21 साल माना जाएगा। अब जा देखो, ही वॉज इंटाइटल, नीचे एक और चीज लिखी, अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, क्वेश्चन में और कुछ है। ही वॉज इंटाइटल टू 30 डेज लीव। अच्छा इसमें साफ साफ दे दिया कि 30 दिन उसको मिलती है छुट्टी हर साल। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट हिज टैक्सेबल लीव सैलरी, ही इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर मान के चलो तो लीव सैलरी इन दिस केस इज फुल्ली एग्जेम्प्ट। लीव सैलरी क्या होगी, पूरी तरीके से क्या होगी, एग्जेम्प्ट होगी अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो। ठीक है, लीव सैलरी रिसीव बाय द एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट 5 लाख, और एग्जेम्पशन एग्जेम्प्टेड होगा क्या, अंडर सेक्शन 10 के सबसेक्शन 10 ए पूरा 5 लाख रुपए, 1 रुपए टैक्सेबल नहीं होगा। किस ये केस तो में, सर अगर ऐसे ही डिफाइन हो जाती है, हाँ अगर गवर्नमेंट 5 लाख एम्प्लॉय की है सैलरी। तो, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो। अब सोल्व नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो क्या होगा, तब तो ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। सबसे पहले एक्चुअल अमाउंट रिसीव, तो एक्चुअल अमाउंट रिसीव में यहाँ पे कर दे रहा हूँ न्यू। ठीक है, एक्चुअल अमाउंट रिसीव कितना हो रहा है, 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए मिला। दूसरा नंबर दिख रहा है ना, स्क्रीन स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, बोलना चाहिए था। नहीं दिख रहा है सर। ओके, एक्चुअल अमाउंट रिसीव जैसे हमने पहला लिख लिया, एक्चुअल अमाउंट रिसीव क्या है, 5 लाख। ठीक है, अब अगला फॉर्मूला देखो,
अगला फॉर्मूला है आपका 3 लाख रुपीज, नोटिफाइड अमाउंट है, तो नोटिफाइड अमाउंट लिख लेते हैं। ₹3 लाख है, ठीक है। थर्ड नंबर पॉइंट, लास्ट 10 मंथ्स एवरेज सैलरी। तो लास्ट 10 मंथ एवरेज सैलरी कैसे निकलेगी, सबको पता है सैलरी कितनी थी? यही थोड़ा सा बदमाशी कर दिया क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कहा गया 5,000, इसमें से 1,000 हटा दो, इसमें से कितना हटाना है? सॉरी 1,000 हटाना नहीं है, 1,000 लेके चलना है, लेकिन अब चूंकि तो रिटायर है। दिसंबर में, 1 दिसंबर को रिटायर हो रहा है, ध्यान रखना। तो अब नवंबर से पीछे जाओ 10 महीना, तो नवंबर हो गया, अक्टूबर हो गया, सितंबर हो गया, ठीक है ना, अगस्त हो गया, जुलाई हो गया, ठीक है, जून हो गया, मई हो गया, अप्रैल हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद आपका मार्च, और फिर क्या होगा, मार्च के साथ, मार्च के बाद फिर फरवरी। तो 2 महीने की जो सैलरी थी, 2 महीने का कैलकुलेशन देखो किस हिसाब से होगा। 4,000, 4,000 प्लस 1,800, यानी कि सीधे 1,800 रुपये DA की बात कर रहा हूँ। 5,800 रुपये के हिसाब से कैलकुलेशन होगा 2 महीने का, ठीक है ना। प्लस करना इसमें कितना, स्क्रीन नहीं दिख रहा है सर। सॉरी, ठीक है। लास्ट 10 मंथ सैलरी 5,800, कैसे 5,800 रुपये हुआ, ध्यान रखो। इनकी सैलरी कितनी थी, 1,000 रुपये इंक्रीज होता है 1 अप्रैल से, उससे पहले तो 4,000 रुपये थी, और 3,000 रुपये तो इनका DA था पहले से ही। 60% रिटायरमेंट बेनिफिट है, तो 1,800 रुपये, तो 4,000 प्लस 1,800 कितना, 4,800 रुपये। तो ये 2 महीने की सैलरी हुई 4,800 रुपये। इसके बाद सैलरी कितनी थी, 5,000 रुपये और 1,800, यानी कि 6,800 रुपये। तो 6,800 रुपीज मल्टीप्लाई बाई 8 मंथ्स। अब बताओ कैलकुलेशन कितना आता है अनूप, जल्दी से कैलकुलेट करो और मुझे अमाउंट बताओ। 6,800 मल्टीप्लाई बाई 8, ओके, प्लस हो जाएगा इसमें 5,800 प्लस 5,800, आ गया 66,000 रुपये, 66,000। तो ये हो गया लास्ट 10 मंथ एवरेज सैलरी। अब सर क्या होगा, अब कहता है सर तीसरा तरीका ये होता है कि आप ये देख लो कि 30 डेज लीव जितना भी कंप्लीटेड ईयर, कंप्लीटेड ईयर ध्यान रहे, तो कंप्लीटेड ईयर सिर्फ लेंगे, यानी 20 साल ही लेंगे, पार्ट ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऐसा कुछ नहीं बोला है, तो 20 साल को ही लेंगे। 20 साल मल्टीप्लाई बाई, यानी कि 600 दिन हुआ। आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? देखो 20 साल उसने काम किया, कंप्लीटेड ईयर 20 ही था, मल्टीप्लाई बाई 30 दिन, कितना हो जाएगा, 600 दिन हो गया ना। तो 600 दिन में से माइनस करो, कितने दिन लीव ले लिया, 480। 21 दिन। नहीं 21 साल नहीं लोगे, कंप्लीटेड ईयर बोला है, ठीक है ना। जब कंप्लीटेड ईयर लिख दे और पार्ट ऑफ द ईयर नहीं ना लिखा है, जब तक पार्ट ऑफ द ईयर ना लिखे तब हम ये मान के चलेंगे कि सिर्फ और सिर्फ कंप्लीटेड ईयर लेके चलना है, पार्ट ऑफ द ईयर को नहीं लेना है, ध्यान रहे। तो देखो ठीक है 600 सर। में से माइनस करते हो 480, कितना समय बचा इनके पास, 120 दिन, सही है। यस सर। तो 120 दिन मल्टीप्लाई बाई, अब पर डे की सैलरी चेक कर लो, तो पर डे की सैलरी कितनी थी, पर डे की, तो पर डे की सैलरी देखो किस हिसाब से देखना था, ठीक है, यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। पर डे की सैलरी, एवरेज सैलरी थी ना, एवरेज सैलरी कितनी आई थी, एवरेज सैलरी आपको अभी भी निकाला, एवरेज सैलरी कितनी निकाली गई थी, 66। एक महीने की सैलरी कितनी हो जाएगी, 10 महीने कितना, 1 महीने की 6,600 होगी, ठीक है।
एक महीने की सैलरी कितनी होगी? 6,600 रुपये। एक दिन की सैलरी कितनी होगी? उसको तुम 26 से डिवाइड कर लो, ठीक है? ऐसे कर लो ना, सीधा सीधा। एक दिन की सैलरी निकालने से अच्छा है 24 दिन के हिसाब से सर 275 रुपये। 6500 डिवाइड बाई 26। अब सही है? 26 से अगर डिवाइड करेंगे 66 को 30 कर लेते हैं, सीधा सीधा छोड़ो, मोटा मोटी 30 कर लेते हैं हम लोग, इतना कहीं कैलकुलेशन में जाए। 30 दूनी 60, 30 दूनी 60, 2200 रुपये हुआ, ठीक है? अब इसको भी कैलकुलेट कर लो। 120 मल्टीप्लाई बाई कितना होगा? 220 रुपये। कितना हो गया? 220 रुपये। कितना आएगा? 26,400 रुपये। स्क्रीन शो नहीं कर रहा था। ओके, 26,400 रुपये दिख रहा है सामने? यस सर। 220 रुपये के हिसाब से 26,400 रुपये। अब इन तीनों में से तो कौन कम है? चारों में से 26,400 रुपये। तो 26,400 रुपये एग्जाम्पशन है, यानी कि जो इनको मिला है अमाउंट 5 लाख, उसमें 26,400 रुपये एग्जाम्प्ट है, बाकी का टैक्सेबल हो जाएगा। तो है ना बहुत ही खतरनाक फॉर्मूला? यस सर। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो काफ़ी हद तक इनका जो कैलकुलेशन है, यानी काफ़ी हद तक इनका जो अमाउंट है वो काफ़ी कम एग्जाम्पशन मिलेगा। टैक्सेबल अमाउंट क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। बाकी चीज़ें हम लोग इस पे अभी और क्वेश्चंस हम लोग लगाएंगे लीव सैलरी पे, प्लस हम लोग को कल ग्रेजुटी पढ़ना होगा और पेंशन, कम्यूटेड पेंशन, ये हम लोग कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, मेरे ख्याल से आज का टॉपिक समझ में आया होगा। Yes, ठीक है, sir. बाकी चीज़ें हम लोग कल स्टडी करेंगे। सो टुडेज क्लास इज ओवर।